जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं रितु मिथानी आंटी को। रितु आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जी। जय गुरु जी। जी जय गुरु जी आंटी। शुक्राना गुरु जी, बड़े मंदिर के दर्शन का, आपके दर्शन का, जीवन, इस जीवन का, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। सत्संग अपनी जर्नी गुरु जी के साथ की, जब उनके फिजिकल फॉर्म में थे वो शुरू करने से पहले मैं सारी संगत को सादर प्रणाम करती हूँ और उस संगत को और ज्यादा सादर प्रणाम करती हूँ जो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म के बाद जुड़े। गुरुजी आज भी हैं, तब भी थे, हमेशा हैं। पर जो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म के बाद जुड़े उनको और ज्यादा सादर प्रणाम, क्योंकि उन्होंने पहले दिन से गुरुजी को रब माना और रब मान के उनको पूजा। मेरी जर्नी बहुत ज्यादा किंतु परंतु में निकली, बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाया। गुरुजी के रहते जो टाइम रब के साथ और दूसरे तरीके से बिता सकती थी, वो यही सोचने में लगा दिया कि क्या ये सच है, ये कौन है, ये क्या है। उसमें वो समय निकल गया और पता ही नहीं चला कब वो समय निकल गया। तो आइए संगत जी, बताती हूँ अपनी जर्नी के बारे में। ये बहुत जरूरी होता है समझना कि हर गुरुजी की हर संगत का उनके साथ अपना इंडिविजुअल कनेक्शन है, उनकी जर्नी अपनी है। गुरुजी और संगत वो ही है बस। मैं जो शेयर करूंगी वो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी उनके साथ जो बातें हुई वो हैं। उस टाइम पे संगत जी हम जानते भी नहीं थे कि ये आगे जाके सत्संग बनेगा। वो सिर्फ बैठ के बात करते थे हम। शायद उस उम्र में जब मैं उनसे जुड़ी, उस उम्र में तो मुझे ये भी नहीं पता होता था कि संगत क्या होती है। मैं कहती थी बड़े लोग आए हुए थे एम्पायर स्टेट में, ये सब गुरुजी ने सिखाया, रब ने सिखाया। मेरे मम्मी डैडी जब मुझे पहली बार लेट 90s में लेके गए गुरुजी के पास, जब मैं दिल्ली गई, बेटे की छुट्टियां हुई स्कूल की, दिल्ली गई, मुझे पता भी नहीं था कि मैं इस बार जो दिल्ली जा रही हूँ उसमें वो मेरे लिए कैसा खजाना लाने वाला है। क्योंकि उन दिनों फोन नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पेरेंट्स किसी गुरुजी से मिले हैं। जब मैं गई तो मम्मी कहने लगे कि उन्होंने भी लॉकेट पहना हुआ था, तो कहते हैं ये हम गुरुजी के जाते हैं एम्पायर स्टेट में, तू चलेगी? बड़ा अच्छा होता है, लंगर होता है। हम लोग उस जमाने में उस टाइम पे एक लंगर, अच्छा खाना, उसके थ्रू अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे कि वहां जाने के लिए। शायद मेरे पेरेंट्स को भी लगा होगा कि इससे शायद चलेगी। तो मैंने कहा हाँ हाँ चलते हैं। मैं, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, हम सबको लेके मेरे पेरेंट्स हमें एम्पायर स्टेट लेके गए। रास्ते में मम्मी डैडी बोलते रहे कि वहाँ वो गुरुजी बात ज्यादा नहीं करते हैं, शब्द चलते हैं, बस जाना, माथा टेकना, पर प्रसाद बहुत देते हैं और कभी कभी तो बुला के 2 बार 3 बार, कभी कभी तो 4 बार भी देते हैं। उनकी मर्जी पे होता है और वो तरह तरह का प्रसाद होता है, कभी बर्फी होती है, कभी जलेबी होती है, कुछ भी होता है। मैं भी सुनती गई क्योंकि साकेत से जा रहे थे, लंबा रास्ता था उन दिनों। गुड़गांव इस तरफ एम्पायर स्टेट की तरफ आते हुए बिल्कुल दूर सा लगता था। एम्पायर स्टेट पहुंचे, अंदर गए तो सीढ़ियां चढ़े और सीढ़ी जब नीचे उतर रही थी तो अपने राइट साइड को ऐसे देखा
तो गद्दी पे गुरुजी विराजमान थे। इतने सुंदर कि एक पहली झलक में मोह लें। मैं भी लाइन में लग गई, साइड से लाइन आगे को थी, मैं साइड से उनको ही देखती जा रही थी। माथा टेका, मम्मी को कहते हैं, ऐ तेरी कुड़ी बड़ी भक्तियानी है। मैंने मम्मी की तरफ देखा कि आपने इनको कुछ बताया है? मतलब इस इशारे से मम्मी ने मना किया कि मम्मी ने एकदम गर्दन ऐसे ना में बोली। जब अंदर घुसी थी तब भी बोले आ गए लव अफेयर। मैंने फिर मम्मी को देखा था कि क्यों ऐसे बोल रहे हैं, आपने कुछ बोला है? मम्मी इशारा करते रहे, डैडी भी इशारा करते रहे, और मैं थोड़ा गुस्से से भी देख रही थी कि आपने तो सारा मेरा बैकग्राउंड दिया हुआ ही नहीं। फिर और संगत जी, मैंने बहुत रिलेट किया है हमेशा कि अगर गुरुजी ये चोला पहने होंगे तो ऐसा होगा, ये वो बात की बात है। ये पहली पहली वाली जो मैं खैर जो बता रही हूँ उसको पहले कंटिन्यू करती हूँ। और संगत जी, आप उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि लोग बैठे हैं और गुरुजी बहुत विशाल से दिख रहे थे मेरे को। और आप यकीन मानेंगे कि पहला शब्द जो मेरे कान में गया वो मेरे को आज तक याद है, और उस शब्द से मैं बहुत रिलेट करती हूँ। और गुरुजी के रहते गुरुजी के साथ कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, वो अब समझ आया है। और आज वही शब्द बड़े मंदिर से अभी अभी बजा, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। जब वो शब्द बजा, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी एक बार फिर विराजमान हो गए हैं, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो ही शब्द आज अभी बजा है। और वही शब्द सबसे पहला मेरे कान में गया था जब मैंने गुरुजी के दर्शन पहली बार किए थे। गुरुजी ने जब बुलाया तेरी कुड़ी बड़ी भक्तियानी है, उसके बाद मैं आके अपनी, उन्होंने इशारा किया, मैं जाके दीवार के साथ बैठ गई। गुरुजी के लेफ्ट हैंड साइड पे बैठी थी मैं, थोड़ा परे। प्रसाद आया, गुरुजी ने एक बार बुला के दिया, दो बार बुला के दिया, तीन बार बुला के दिया। और जब जब मैं लेके प्रसाद जाके बैठूं दीवार के साथ टेक लगा के और गुरुजी की तरफ देखूं, संगत जी वो मेरे साथ एक ही बार हुआ कि गुरुजी के माथे पे मरकुरी जैसा शिवलिंग चमकता हुआ मुझे इतना ब्राइट दिखा। और मैं मम्मी को पूछा आपको वो शिवलिंग दिख रहा है? मम्मी ने ध्यान नहीं दिया उतना। डैडी से पूछा, डैडी ने भी कहा नहीं पता नहीं, उनको लगा कि पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग था। पर गुरुजी मुझे हर बार स्माइल करके देख रहे थे और वो शिवलिंग उतना चमक रहा था। वो गुरुजी की लीला थी। बस उसके बाद मेरी बाकी की जर्नी में मुझे फिर दोबारा वो कभी नहीं दिखा, पर वो मेरी आंखों पे आज तक बहुत क्लियर है। हम लोगों ने लंगर किया उस दिन और वापस चले। जब हम वापस गए, रास्ते में बिल्कुल मैं चुपचाप थी, क्योंकि वो नजारा आंखों से हट ही नहीं रहा था। मम्मी ने पूछा, डैडी ने पूछा कैसा लगा। मेरे हस्बैंड जो साइंटिस्ट हैं वो भी कहने लगे कुछ तो है। बेटा मेरा छोटा, वो उसको इतनी बर्फी और समोसा मिला था कि वो उसमें खुश था कि तो बड़ा, मेरी सारी फेवरेट चीजें मिल गई मुझे। और मैं भी अपने ही ध्यान में थी। और फिर मैंने घर जाके मम्मी से बोला कि मुझे फिर जाना है। हम अगले दिन फिर गए। और अगले दिन जब गए तो मैं थोड़ा और अलर्ट थी, क्योंकि मुझे ये पता था कि क्या देखने को मिलेगा। वैसे ही संगत थी, वैसे ही गुरुजी फिर गद्दी पे विराजमान थे। जब उन्होंने मुझे प्रसाद के लिए बुलाया तो मैंने उनसे बड़े प्यार से पूछा, मैंने कहा गुरुजी ਤੁਹਾਡਾ बर्थडे कदों ਹੁੰਦਾ है? ते गुरुजी भी उतने ही प्यार नाल बोले 7 जुलाई। उन दिनों हमारे लिए बर्थडे बहुत बड़ी चीज होती थी, और मेरे मन में था कि अच्छा गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को होता है। मैं शायद इतना प्यार पड़ गया था गुरुजी से
कि वो 7 जुलाई डेट इतनी इम्पोर्टेंट सी लगने लग गई, एक दूसरी ही मुलाकात में गुरुजी के साथ। गुरुजी ने उस दिन जब हम चले तो मुझे एक स्वरूप दिया अपना, वो उन दिनों ऐसे स्वरूप नहीं मिलते थे, उस दिन गुरुजी ने टेबल पे रखे हुए थे। गुरुजी का एक बहुत सारी माला वाला स्वरूप है, उसको अपने, उनके पास एक पेन था, वो आज भी है मेरे पास स्वरूप। अपने उस स्वरूप के सिर पे उन्होंने साइड पे गुरुजी लिख के वो स्वरूप दिया, एक पेंडेंट दिया और एक छोटा पॉकेट स्वरूप दिया मुझे। ये 3 चीज़ें मुझे पहले, ये जो मेरी पहली उनके साथ मेरे को जो उन्होंने दर्शन बख्शे, ये मुझे मिला और ये शायद मेरे लिए खजाना बन गया धीरे-धीरे। पहले अ, उसकी जितनी इम्पोर्टेंस रही उससे कहीं ज़्यादा आज है। मैं इस मुलाकात के बाद गुरुजी के साथ कुछ टाइम और दिल्ली में रही और उसके बाद हैदराबाद वापस आई और मम्मी वापस आने के बाद भी बस गुरुजी के बारे में सोचती रहती थी। इस दौरान एक चीज़ ये हुई थी संगत जी कि मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी तुसी मेरे घर आओगे? गुरुजी ने कहा हाँ, बड़ा प्यारा सा हाँ बोल के, और मैंने भी सोचा कि मैं आ गई है और हैदराबाद में मैं सोचने लगी कि गुरुजी मेरे घर कैसे आएँगे? उन्होंने तो मेरे से कोई एड्रेस नहीं लिया। फिर मैंने सोचा शायद मम्मी से ले लेंगे। ख़ैर बात आई गई हो गई। एक दिन हैदराबाद में ऐसे हुआ कि गुरुजी, मैं अपने घर में कुछ काम कर रही थी और अचानक एक एक ना बैट उड़ता हुआ घर में आ गया और मैं इतनी डर गई क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, बच्चा स्कूल में था और मेड काम करके जा रही थी, तो मैंने उससे बोला कि रुक जा, इसको बाहर भेज। तो कहती है नहीं नहीं अच्छा है बोल के वो चली गई और वो बैट इधर उधर उड़ने लगा। मैंने मन में उसको बड़ी कोशिश की पर वो अंदर ही घर के अंदर उड़ता चला जाए, गोल गोल चक्कर मारता रहा। पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने कहा अगर इसको गुरुजी ने भेजा है तो ये, वहां पे गणपति मेरे वॉल पे थे, मैंने कहा अगर गुरुजी ने इसे भेजा है तो ये गणपति पे बैठ जाएगा जाके। संगत जी आप विश्वास करें, ये बोलना था और वो गणपति जी की सूंड पे जाके वो रुक गया और अपने पंखों को ऐसे-ऐसे करने लगा। मैंने कहा नहीं-नहीं ऐसे थोड़ी होता है। और मेरा एक पूजा रूम था जहाँ मैंने ये गुरुजी का फ्रेम नहीं कराया था उस टाइम, पर स्वरूप जो गुरुजी ने दिया था वो मैंने पूजा रूम में रख दिया था। मैंने कहा अच्छा अगर ये गुरुजी ने भेजा है तो ये मेरे गुरुजी के पास जाके बैठेगा, गुरुजी के स्वरूप के पास। संगत जी आप विश्वास करें कि वो उड़ा और वहीं जाके फिर बैठ गया जहाँ गुरुजी का स्वरूप था और पंख ऐसे-ऐसे हिलाने लगा। पता नहीं मैंने हाथ जोड़ लिए बस और खड़ी हुई और वो उड़ के उसी दरवाज़े से जिससे आया था वो बाहर चला गया। जब मैं अगली बार गई गुरुजी के, जब दिल्ली दोबारा जाना हुआ और मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵਕਤ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ जी की बहुत बातें बाद में ही रिलेट हुई। इस बीच में मम्मी आए थे हैदराबाद और जून का महीना रहा होगा जब वो आए होंगे और 7 जुलाई जो मैंने गुरुजी से पूछा था वो मुझे याद था। मैंने, मम्मी जाने वाले थे 7 जुलाई से 1 आध हफ्ता पहले ही, तो मैंने ना आर्चीज़ से जाके वहाँ पे एक कार्ड लिया गुरुजी के लिए और बर्थडे कार्ड लिया। उन दिनों बहुत बड़ी चीज़ होती थी बर्थडे कार्ड भेजना, पेरेंट्स को भी भेजते थे, अपनी बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स को। गुरुजी को भी पता नहीं क्या मान बैठी थी कि मतलब कि कार्ड भेजूँगी उन्हें, डियरेस्ट गुरुजी, बीच में हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ, लॉट्स ऑफ लव एंड रिगार्ड्स रितु करके लिख के मम्मी को दिया कि मम्मी जब आप एम्पायर स्टेट जाओगे आप ये गुरुजी को देना, कहना रितु ने भेजी है।
मम्मी भी वो कार्ड लेके गए और वो लोग 7 जुलाई को जब जाने वाले थे एम्पायर स्टेट, रास्ते में उनका जेन कार का एक्सीडेंट हुआ। मेरे ब्रदर की बाहर को थी, जस्ट 2 मिनट पहले ही मम्मी ने अंदर करने को बोली थी और वो उसी वक्त पता नहीं पुलिस की गाड़ी ने आके पीछे से ऐसा मारा और पूरी गाड़ी न्यू थी गाड़ी, वो ड्राइवर साइड से बिल्कुल पिचक सी गई, वो ड्राइवर साइड का दरवाजा भी ना खुले। वो एम्पायर स्टेट नहीं जा पाए उस दिन, साइड में गाड़ी खड़ी, काफी शोर। वो पुलिस से मम्मी ने मेरे ब्रदर को बोला लड़ाई वड़ाई मत करना, वहीं छोड़ के घर आए। उसका काफी बड़ा बिल बना, तो मम्मी भी परेशान थे, डैडी भी परेशान थे, सब परेशान थे कि इतना अंधेरा होता है एम्पायर स्टेट की तरफ जाने में, वो कुतुब मीनार की तरफ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मन भी खराब सा था। 2-3 दिन बाद उन्हें लगा कि ये वो कार्ड वहीं पड़ा था कि चल रितु ने कार्ड भेजे वो दे आने हैं गुरुजी नु, फिर देखा करांगे, बड़ा औखा है उत्थे जाना। वो लोग गए वहां, गुरुजी को कार्ड दिया। मम्मी बताते हैं बड़े प्यार से गुरुजी ने उस कार्ड को देखा और फिर मम्मी ने जब आई नहीं तो जब गुरुजी ने पूछा, मम्मी ने कहा कि वो साडा तो एक्सीडेंट हो गया बड़ा भारी, असी तो आ रहे सी ते एडा एक्सीडेंट हो गया ते 14,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ कहते हैं ਉਹ ਦੱਸੋ ਇਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਚਾਈ, ਇਹਨੂੰ 14,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। किस तरह से समझ भी नहीं आया कि गुरुजी को कैसे पता सब कुछ। हमें हमेशा यही लगता था कि हो सकता है कि किसी संगत ने बता दिया होगा, किसी ने उन्हें पहले ही किसी ने देख लिया होगा रास्ते में, लेकिन वहां तो इतनी हमारी संगत से बात भी नहीं होती थी। ऐसा होता था कभी-कभी कि गुरुजी कह देते थे कि तू डैडी को कह देते थे कि तू साकेतवल जा रहे हैं, इन्हां नू ले जाई नाल। पर बाकी वो फिर अगर कोई कार में संगत बैठी है तो उनसे थोड़ी बात हो गई, पर अदरवाइज पर हमें समझ ये नहीं आती थी कि गुरुजी को सब कुछ कैसे पता चलता है। पर ये तो बहुत बाद में समझे ना कि वो तो रब है। बस गुरुजी इनके बारे में कितना कितना बोले, कितना कहें, कुछ समझ में नहीं आता। मैं जाया करती थी सिर्फ समर ब्रेक या विंटर ब्रेक में उस टाइम पे, और गुरुजी को जाके देखती थी, थोड़ी बहुत बात होती थी, लंगर करती थी। उस टाइम पे ये समझ नहीं आया कि पहले गुरुजी शायद मुझे वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि मैं रब के ऑरा में बैठ सकूं, क्योंकि रब के ऑरा में उनकी एनर्जी में बैठना इतना आसान नहीं है। उस एनर्जी को ग्रास्प करना, उस एनर्जी को समझना, ये इतना आसान नहीं है। जब तक कि रब की दया भरी नजर हम पे ना पड़ जाए तब तक नहीं हो सकता। गुरुजी ने कभी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। पूरी मेरी जर्नी में एक चीज मैं गुरुजी के वहां लेके नहीं गई, कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया। बस शायद भाव देखा होगा उन्होंने, क्योंकि कई बार मेरे मन में अभी भी आता है कि गुरुजी मेरे वर्गे ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ है, तेरे वर्गे मैनू सिर्फ एक तू ही है। कुछ भी नहीं है ऐसा जो मैं सोच सकूं कि गुरुजी ने इस तरह से पास बिठाया, उसका क्या रीजन है। कोई कर्म ऐसा नहीं दिखाई देता जिसके लिए मुझे लगे कि हाँ ये रीजन है। बस मेरा रब ही जानता होगा। आप देखो कि रब का तो रब रब हमारे ऐसे हैं कि एक बार जब और मम्मी हैदराबाद आए हुए थे, डैडी सुनाते सुनाते थे कि डैडी कहते थे कि एक दिन मैं बड़ा उदास सा था, मैंने सोचा चलो गुरुजी के चला जाता हूँ। संगत जी आप इस बात को समझें कि इस तरह से हमने गुरुजी को समझा कि चलो आज उदास हैं, गुरुजी के चले जाते हैं, और आज हम बड़े मंदिर तक जाने को तरसते हैं। और डैडी को लगा चलो गुरुजी के हो आता हूँ, लंगर भी कराऊंगा। और वो गए एम्पायर स्टेट। उन दिनों दरबार 7 दिन होता था एम्पायर स्टेट में, अनलेस एंड अनटिल गुरुजी कहीं शादी पे जा रहे हैं या कुछ उनका ऐसा प्लान है। पर वो पता नहीं चलता था कि कोई प्लान है। तो डैडी पहुंच गए करीब, डैडी पहुंचे होंगे शायद 6:30 पौने 7 के करीब।
तो वहाँ एक अम्मा होती थी, तो उन्होंने शायद दरवाज़ा खोला या पूछ रही थी, वो डैडी को कह रही थी कि आज तक गुरुजी गद्दी नहीं बैठना। और संगत जी वो सामने गुरुजी का एम्पायर स्टेट में बेडरूम का दरवाज़ा था, वहाँ से गुरुजी आए, कौन आया है? करते हुए आए और डैडी को देखे, ओ तू अज आया है? अज तो मैं ब्याह ते जाना है। चल आ कोई नहीं, थोड़ी देर बैठ, आ जा। संगत जी ये रब ही कर सकते हैं। गुरुजी अंदर लेके गए डैडी को। डैडी बताते हैं पैंट शर्ट में थे गुरुजी, तब तक मैंने गुरुजी को कभी पैंट शर्ट में नहीं देखा था, मैंने बहुत बाद में देखा उन्हें। गुरुजी गद्दी पे बैठ गए और सिर्फ डैडी, और डैडी ने रास्ते में ना वो मोगरे वाली आई होगी रेड लाइट पे, उससे थोड़े से मोगरे खरीद लिए कि वो कभी-कभी डैडी ऐसे मोगरे खरीद के गुरुजी के चरण पे रख देते थे। तो उस दिन उन्होंने मोगरे खरीद लिए थोड़े से। तो वो उनके हाथ में थे, तो गुरुजी बैठ गए गद्दी पे। संगत जी आप ये नज़ारा इमेजिन करें कि डैडी वहीं बैठे हैं और उन्होंने गुरुजी ने कहा चाय बना लिया, तो वो चाय बना के लाई और डैडी को दी, और जब तक वो चाय बन के आए डैडी एक-एक मोगरे का फूल गुरुजी के चरण पे रखते, और डैडी बताते थे कि गुरुजी साइड से देखते रहे कि फूल चढ़ा रहे है, रख रहे है मेरे चरना ते। कुछ नहीं बोले गुरुजी, वो एक साइलेंट मोमेंट था जिसमें ना गुरुजी ने कोई बात करी, डैडी बताते थे, और ना डैडी ने कुछ बोला, बस चुपचाप शायद एक भगत और एक भगवान। फिर डैडी ने चाय पी और गुरुजी बोले तेरी तेरी हाजरी नहीं लगी, तू कल फिर आना है, अज तो मैं जाना है ना, हुन मैं जाना है, हुन तू चल, तू कल आना है फिर। और संगत जी हमारा रब, प्यार का भाव जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी, उसको आप इमेजिन करें कि जब डैडी गए दुनिया से, तो हमने पाठ रखना था हैदराबाद में और मेरे मम्मी कहने लगे एक शाम पहले कि माला ले आओ फूलों की, रोजेस की, नीचे बैठती है, हमारे घर के बाहर ही नारायण का बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे वो फूल वाली बैठती है कि उससे ले आओ। और मैं और मेरा ब्रदर आनाकानी थोड़ा वो करते रहे, क्योंकि एक तो मन में आ रहा था कि क्यों डैडी की फोटो पे हम माला चढ़ाएं, ऐसे अपने ही थॉट्स थे। आनाकानी करते रहे और नहीं लाए उस दिन। हमने कहा सुबह ले लेंगे, सुबह ले लेंगे, कल शाम को है ना, सुबह ले लेंगे। संगत जी इतनी बारिश अगले दिन हुई, जिस दिन डैडी का शाम को पाठ था, इतनी बारिश हुई कि कोई फूल वाली नहीं आई, कुछ नहीं था। मैं और मेरा बेटा गाड़ी लेके निकले, हमने मंगाई हुई थी उससे निकले, ढूंढना शुरू किया, कहीं मिले, स्टॉर्म टाइप बारिश थी, कहीं फूल ना मिले। हम लोग चलते गए, फिर रास्ते में पूछते पूछते कि कोई फूल की दुकान, कुछ नहीं। आगे पहुंचे तो किसी ने हमें बाहर से बोला कि आगे एक शिव का मंदिर है, वहां जाके देख लो अगर कोई है वो तो। पर बहुत तूफान है, पता नहीं खुला होगा कि नहीं खुला होगा। हम आगे गए, एक छोटा शिव का मंदिर, दरवाजा उसका बंद, उसके पास ही एक बूढ़ी औरत बैठी थी, एक अपनी छोटी सी कुटिया जैसी दुकान, उसके पास सिर्फ एक फूलों की माला थी संगत जी, और वो बहुत मोटी मोगरे की माला थी। मैंने उससे बोला कि मुझे ये माला चाहिए, तो कहती है कि ले जाओ ये। मैंने कहा मुझे रोजेस की चाहिए थी, कहती ना यही है, कहती है यही है, बस ये ले जाओ। तो मैंने कहा कितना हुआ, कहती है नहीं चाहिए पैसे, ऐसे ही ले जाओ। मैंने कहा ना ना आप पैसे ले लो, और जो भी मेरे से हुआ मैंने दे दिया। और मैं वो मोगरे की माला लाई, डैडी के मोगरे की माला लगी। बहुत बाद में ख्याल आया कि ये तो डैडी मोगरे के फूल गुरुजी के जब कभी एक मुट्ठी सिर्फ, शायद 2 या 3 बार ले गए होंगे बस। और वो गुरुजी ने किस तरह से हमें इशारा दिया कि तुम्हारे डैडी तो मेरे ही पास हैं। इस तरह से गुरुजी ने हमें बताया और डैडी को भी अपने पास इस तरह से प्यार से लेके गए। ये सिर्फ हमारे रब कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बहुत प्यारे रब हैं, मिले हैं हमें, बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें इस जीवन में हमारे गुरुजी मिल गए। एक और किस्सा बताती हूँ जो मम्मी के साथ हुआ था, जब वो इसी टाइम जब हैदराबाद आ रही थी।
तो उनकी चेन खींच ली किसी ने ट्रेन में, और मम्मी की चेन में लॉकेट था गुरुजी का, और वो खींची तो मम्मी को एकदम से हुआ, अरे चेन खिंच गई, चेन खिंच गई। संगत जी, वो चेन थोड़ी देर बाद इधर उधर मम्मी बैठी रही, बाद में थोड़ी देर बाद उनको अपने पास ही मिल गई अंदर। तो मम्मी को बड़ी खुशी हुई कि चलो चेन मिल गई, और बात आई गई हो गई। जब मम्मी हैदराबाद की विजिट के बाद वापस दिल्ली गई, गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में गई, तो गुरुजी खुद ही कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि हाँ, वो चेन मिल गई सी तेरी। मम्मी, एक सेकंड लगा मम्मी को कि चेन, फिर मम्मी कहते हैं कि हाँ गुरुजी वो तो चेन मिल गई सी, वो ਤੁਹਾਡਾ लॉकेट नहीं मिलिया। कहने गुरुजी, संगत जी आप विश्वास करेंगे, मम्मी बताते हैं, गुरुजी कहते हैं ਉਹ लॉकेट उसदे कोल गया है ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਲੌਕੇਟ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। तेरी चेन मिल गई है ना, मैं तेनू दूजा लॉकेट देवांगा। ये हमारे रब, हम सोचते हैं कि हम इस जन्म में जुड़े हैं, जो संगत जी फिजिकल फॉर्म के बाद इस जन्म में जुड़ी, हो सकता है आप पिछले जन्म में उनके फिजिकल फॉर्म में जुड़े हों। ये सिर्फ हमारे रब जानते हैं कि कौन कब जुड़ा, किसी को नहीं पता। हम भी जो हमें गुरुजी ने दर्शन बख्शे, वो इस जन्म में बख्शे, पिछले जन्म में क्या बख्शा, हम कुछ नहीं जानते, और ना हमें इतना सोच लगानी चाहिए। बस इसी में खुश रहना चाहिए कि हमें मिल गए गुरुजी। ये मेरी ये मेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी थी। और फिर मेरे पेरेंट्स हैदराबाद मूव हो गए। जब हैदराबाद वो मूव हुए तो मेरा दिल्ली आना जाना बंद हो गया, और मेरा दिल्ली आना जाना बंद हुआ तो गुरुजी से मिलना भी बंद हो गया। और ये भी एक गुरुजी की ही लीला होती थी कि वो ही डिसाइड करते हैं कि कब कौन उनके पास आएगा, कब कौन उनसे मिलेगा। ये सब उन्हीं का डिसाइड किया हुआ है, हम कुछ नहीं है, हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। अब जब मेरे पेरेंट्स वहां मूव हो गए, तो जब गुरुजी से मिलना कम हो गया, तो हम गुरुजी को रब तो हमने माना ही नहीं था उस टाइम भी। मतलब ऐसा बस गुरुजी से प्यार था, पर मिलना कम हुआ। वो कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वैसी सी चीज हो गई। और बीच बीच में कभी कभी गुरुजी की कोई बात हो जाती थी, पर ऐसे हर समय नहीं। संगत जी, 2006 मार्च में मेरी जॉब लगी गुड़गांव में, उद्योग विहार में। तो मेरे को मूव होना पड़ा। मेरे हस्बैंड हैदराबाद में ही रहे, पेरेंट्स भी हैदराबाद में ही थे। वो मेरे हस्बैंड का जॉब, उनकी हायर पोजीशंस का टाइम था, तो उन्होंने बोला मैं तो दिल्ली नहीं आऊंगा। तो मैं गई, क्योंकि मेरे को अपनी टीचिंग लाइफ से कॉर्पोरेट में जाना था। अब जाके मैं बिजी, फरवरी एंड में मैं पहुंची गुड़गांव, और मैं बिजी सी हो गई। मेरे को ये भी ख्याल नहीं आया कि मेरे को एम्पायर स्टेट जाना चाहिए, गुरुजी से कुछ ख्याल नहीं आया मुझे। और जॉब ज्वाइन करी, उसमें बहुत बिजी सी हो गई। और अब जब ये वही है कि गुरुजी ने जब बुलाना होगा वो तभी बुलाएंगे। अराउंड अगस्त 2006 मैं जॉब में सेटल नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी, और मैं बहुत उदास हो गई, क्योंकि मैं हैदराबाद में जॉब रिजाइन करके आई थी। तो एक बार ऐसे उदास सी बैठी थी, तो मैंने मम्मी को फोन करके बोला, मम्मी वो गुरुजी होते थे ना, वो उनका रास्ता साकेत से तो ऐसे कुतुब मीनार वगैरह कुछ था, पर मैं तो अब गुड़गांव में रहती हूँ, कैसे मिलेगा उनका रास्ता, कैसे जाना है। मम्मी कहते हैं, बेटा गुड़गांव से तो छतरपुर मंदिर की तरफ तू जा, तो तेरे को राइट साइड पे दिखेंगे, तेरे को एम्पायर स्टेट लिखा होता था, तू देखते हुए जाना जरा। संगत जी, मैं निकली, मेरे को यही दिमाग में कि रोज होता है सत्संग, इस बीच में कनेक्ट भी नहीं हुआ, तो पता भी नहीं। तो पर आप देखो कि जब गुरुजी ने बुलाना होता है ना, तो दिन भी वही होता है। मैं थर्सडे का दिन था, मैं निकली, मैं जाती जा रही थी, और बस नजर सीधे की तरफ थी। वो कोई फ्लाईओवर जैसा सा बीच में आ रहा था, तो पता भी नहीं चल रहा था। और सडनली मैंने वही, फिर वो सडनली नहीं है, वो भी गुरुजी का ही है। मैंने अपने राइट की तरफ देखा, तो इतना बड़ा वो गेट एम्पायर स्टेट का दिखा, और मेरे को एकदम ख्याल आ गया सारा कि इसी तरफ
जाते थे, आगे से यू टर्न लेके आई मैं, अंदर एम्पायर स्टेट के बाहर गाड़ी लगाई, वहां दरबान से मैंने बोला कि अंदर गुरुजी होते थे? कहते हैं हाँ जी हैं वो। मैंने कहा वो रोज ही, अभी भी रोज बैठते हैं वो, कभी भी मतलब शाम को आ जाओ साथ। कहते हैं आप बहुत टाइम बाद आए हो? मैंने कहा हाँ जी बहुत टाइम बाद आई हूँ मैं। कहते हैं ना अब रोज नहीं होता, अब सिर्फ थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे वो बैठते हैं, और आज तो गुरुवार है, आप चले जाओ अंदर, पर आप जल्दी आ गए हो। मैं अंदर को गई। संगत जी, मेरे को गुरुजी की फ्रेग्रेंस मेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में नहीं आई थी कभी भी। तो और फ्रेग्रेंस की ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी उन दिनों किसी से भी कि उनमें से फ्रेग्रेंस मतलब ऐसे उतनी कोई बहुत ज्यादा बात नहीं होती थी। तो मेरे को कभी ऐसे आती भी नहीं थी। अब मैं चलती जा रही थी, जब मोड़ पे पहुंची तो मेरे को लगा कि यहाँ इस अब लोगों ने बहुत गुलाब लगा लिए हैं, शायद ना बहुत गुलाबों की खुशबू अब आ रही है। तो मैं आगे-आगे जा रही थी और खुशबू भी बढ़ रही थी। मैंने कहा शायद लोगों ने बहुत गुलाब लगाए हैं। चलिए आगे उम, मम्मी अपने रुद्राक्ष के खुशबू को बहुत सुंघाते थे, कभी आती थी पर वो पत गुरुजी की लीला है किसको कब कितनी आनी है। मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं आती थी, मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे क्यों नहीं आती है। जब मेरे को एम्पायर स्टेट में ये गुलाबों वाला, जब मुझे ऐसा लगा लोगों ने लगाए हुए और अंदर जाती गई मैं, उसके बाद मेरे को मम्मी के रुद्राक्ष में फिर वो खुशबू फ्रेग्रेंस आई। वो गुरुजी की लीला होती है कब किसको देनी है। ख़ैर मैं अंदर गई, थोड़ा जल्दी पहुँच गई थी, शायद 5:30 बजे होंगे। अंदर गई, सीधी अंदर को चली और ध्यान मेरा गद्दी की तरफ था कि क्योंकि मैंने हमेशा गुरुजी को गद्दी पे बैठे देखा था। उसी तरफ मुड़ के देखती हुई जा रही थी, सीढ़ी उतरी, वो 2-3 सीढ़ियाँ जो, और टर्न लिया अपने गद्दी की तरफ। तो देखा 4-5-6 कुछ संगत ऐसे बैठी थी। मैं भी बैठ गई, मेरे को समझ में नहीं आया कि अभी गद्दी तो खाली है, ज़्यादा लोग भी नहीं है। अचानक मेरी नज़र गई, मैंने गुरुजी को पैंट शर्ट में इससे पहले कभी नहीं देखा था, ये पहली बार देखा कि जिस तरफ से मैं आई थी उतर के, गुरुजी वहीं पिलर के पास टेक लगा के बैठे थे। अब मैं एकदम से हैरान हो गई, मैंने कहा गुरुजी, मतलब पहचान भी नहीं पाई उनको। वो गुरुजी जो चोले में दिखते थे, जो वो उनमें जो वो ग्रैंडनेस आती थी, वो इतने विशाल दिखते थे। और पैंट शर्ट में तो मेरे को, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुजी इतने पतले हैं और ऐसे दिखते हैं। तो मैं खिसक के आगे को आ गई और मैं उनकी तरफ ऊपर ऐसे देख के मैं क्या, गुरुजी तुसी मैनू पहचानिया? गुरुजी से बात करने में संगत जी बहुत डर लगता था। मेरे मम्मी तो बहुत बात कर लेते थे, मैं बहुत डरते-डरते, एक तो मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं, गुरुजी बहुत पंजाबी में एकदम मेरे को लगता था फिर गुरुजी को मैं रिपीट करवाऊँगी, कहीं मुझे डाँट ना दें। तो डर-डर के बोलती थी मैं। मैंने कहा गुरुजी तुसी मैनू पहचानिया? गुरुजी कहते हैं हाँ, पहचान लिया। मैंने सोचा गुरुजी ने ऐसे ही बोल दिया मेरे मन रखने के लिए, ऐसे कैसे हो सकता है, इतने सालों में इतने लोग गुरुजी के पास आते हैं, मुझे थोड़ी पहचानेंगे। तो मैं क्या, मैंने सोचा चलो मैं अपने आप ही याद दिला देती हूँ, कोई बात नहीं। मैं क्या, मैं सकेत वाली आंटी दी कुड़ियाँ। मेरे को कहते हैं हाँ, बगाई दी भांजी। मेरी एकदम से, क्योंकि वो मेरे मामा, मैंने कहा इनको तो याद है। अब उस टाइम हमें नहीं पता था ना कि ये रब है, इनको याद होने की तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर मेरे को कहते हैं कਦੋਂ आई? संगत जी मेरा मुँह नीचे को था और मैंने सोचा कि मैं तो फ़रवरी में आ गई थी, अगस्त है। अगर मैं इनको ये बोलूँगी कि मैं फ़रवरी में आ गई थी तो मुझे डाँट देंगे कि भई तैनू हुण टाइम मिलिया आन दा, या कुछ कह देंगे। क्योंकि हम इंसानी लोग तो ऐसे ही एक-दूसरे को बोलते हैं ना। तो मेरे को ऐसे लगा, मैंने सोचा मैं ना झूठ बोल देती हूँ, मैं बोल देती हूँ कि अ, उम, हुने आई हैं 2 दिन पहले, ऐसे बोल देती हूँ। संगत जी आप विश्वास माने, मैंने ऊपर ऐसे गुरुजी की तरफ देखा, उनकी आँखें सीधी, ऐसा लगा जैसे मेरी आँखों में ऐसे आई, और मैंने एकदम बोल दिया गुरुजी मैं फ़रवरी एंड च आ गई सी। गुरुजी ने हल्की सी स्माइल दी और कहते हैं
तेरा एडमिशन हो गया है, तू रोज आना है। और उसके बाद उठ के गुरुजी अपने रूम में चले गए और फिर वो चोले में वापस आए थोड़ी देर बाद। तब तक हम बैठे, फिर वो जब बाहर आते थे, वो आज साढ़े गुरु आओ ना जी बजता था, हम लोग लाइन में खड़े हो जाते थे। और वो बाहर आए, फिर वो गद्दी वो जब वो पहन के आए, तब मैंने अपने वो पहले वाले गुरु को पहचाना कि हाँ ये देखो वो वैसे ही लग रहे हैं। और बस सोच यही कि अभी थोड़ी देर पहले तो बड़े पतले लग रहे थे, अब ये इतने बड़े, इतने विशाल, ऐसे कैसे हो गए हैं। और फिर प्रसाद उन्होंने दिया उस टाइम पे, जब 2006 में गई तो वो सिस्टम बदल गया था। पहले हम अंदर ही खाते थे प्रसाद, बाथरूम भी अंदर ही होता था, वो नीचे सीढ़ियों के उधर साइड में। और फिर सिस्टम बदल गया था, बाहर जाके हम खा के फिर अंदर आते थे। तो फिर ये मेरी जो जर्नी शुरू हुई, इसमें एक दिन संगत जी ऐसा हुआ कि मेरे बेटे और मैंने ना हरमिंदर साहब जाना था। हरमिंदर साहब जाना था तो मैंने बोला कभी-कभी गुरुजी मौका देते थे लेट बैठने का। ये गुरुजी ये गुरुजी की लीला है, जब मन तो बहुत करता था कि रोज बैठ जाएं, पर जब गुरुजी चाहते थे। पर उस दिन अगले दिन सुबह की फ्लाइट थी हरमिंदर साहब की, तो मैंने अपने बेटे से बोला, प्रशांत से बोला कि आज ना हम लंगर खा के जल्दी निकल लेंगे ताकि फ्लाइट पकड़नी है, पैकिंग भी नहीं हुई है। तो हमने लंगर किया फटाफट और लंगर के बाद आज्ञा लेने गए तो गुरुजी कहते हैं हाले बैठ जा। मेरे को लगा कि बेटे ने भी मेरी तरफ देखा कि अभी तो बैठने को बोला है, तो मैंने कहा चल थोड़ी देर बैठते हैं। थोड़ी देर हुई, मैंने फिर कोशिश की, कहते बैठ जा। मैं फिर बैठ गई। अब दिमाग में कि फ्लाइट पकड़नी है। ते फिर तीसरी बार कोशिश की, तो तीसरी बार मैंने कहा गुरुजी मैं अमृतसर जाना है सवेरे माता ने। हाँ बैठ जा। बैठ गई मैं चुपचाप। संगत जी फिर ना कुछ टाइम 11 साढ़े 11 कुछ हो गई, कड़ा प्रसाद आया। उस बार गुरुजी वो कड़ा प्रसाद गुरुजी के पास एक कटोरी में उनके पास आया। गुरुजी ने मुझे बुलाया, गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और पहले तो अपनी कटोरी से कड़ा प्रसाद, शुक्राना गुरुजी, उन्होंने अपनी कटोरी से चम्मच से मेरे हाथ में रखा। संगत जी वो इतना गरम कड़ा प्रसाद था, इतना गरम कि मेरे हाथों में रुक नहीं रहा था, हाथ लाल हो गए। बहुत बाद में मेरे को ख्याल आया कि गुरुजी ने तो उस चम्मच से थोड़ा-सा अपने मुँह में उतना गरम कैसे डाला था। मेरे हाथ लाल हो गए, मैंने खाया और फिर खाने के बाद मुझे कहते हैं, "तू की करना है तू की करना है अमृतसर जाके?" मैं क्या मैं क्या मेरे को समझ में ना आए कि अमृतसर तो सबको पता है। मैं क्या गुरुजी गोल्डन टेम्पल उधर हरमिंदर साहब जाना है ते दर्शन करन लई। ते कहते हैं हाँ, पर तू की करना है जाके? मैं क्या गुरुजी उथे गुरु ग्रंथ साहब ने ना, मेरे को लगा इंसान हूँ, मुझे लगा कि शायद गुरुजी को नहीं पता है गोल्डन टेम्पल के बारे में। मैंने कहा उत्थे गुरु ग्रंथ साहब ने उन्हां दे दर्शन करन लई जाना है गुरुजी। कहंदे हाँ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਭ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। कहते हाँ, पर तू की करना है जाके? अब मैं वहाँ बस इसके बाद चुप हो गई, मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोलना है मैंने। गुरुजी ने बैठाए रखा, फिर गुरुजी थोड़ी देर कहीं चले भी गए, फिर बाद में भी बिठाए रखा। गुरुजी ने उस दिन कोई 3-1 बजे आज्ञा दी वापस जाने की मेरे और मेरे बेटे को। हम भागे एकदम से। आज्ञा देने से पहले गुरुजी ने कहा, "चल हुआ हरमिंदर साहब हुआ ते उत्थे मेरी बड़ी संगत है, उन्हें मिल के आई।" अब मेरे दिमाग में कि मेरे को, क्योंकि उन दिनों किसी को लॉकेट मिलते थे पर गुरुजी का मीडिया में कुछ नहीं था, कोई ऐसे जानता नहीं था कि हमारे अपने परिवार में हम जाते थे तो दूसरे को नहीं पता होता था कि हम गुरुजी के जाते हैं। तो
मैंने कहा ये रास्ते में मेरे दिमाग में, फिर जल्दी-जल्दी हम कार ड्राइव करके घर पहुँचे, जल्दी-जल्दी कपड़े डाले, फ्लाइट के लिए निकले और दिमाग में यही कि मैं अब गुरु आऊँगी तो गुरुजी पूछेंगे अगर कौन-सी संगत से मिलना है, एम्पायर स्टेट से कौन-सी संगत जा रही होगी। फ्लाइट में भी मैं देखती रही कि कौन-सी संगत को मिलना है मैंने। अब वो इसी दुविधा में हरमिंदर साहब पहुँचे। सुबह अमृत वेले पे गए, पालकी साहब आ रहे थे। पालकी साहब में भी गुरुजी की लीला है जो उन्होंने एक पाठी जी ने मेरे बेटे को बुलाया और कंधे पे पालकी साहब और लोगों के साथ उठा के थोड़ी आगे तक सब गुरुजी करा रहे थे। आगे चलते गए मेरे दिमाग में यही कि मैं देखती रहूं एम्पायर स्टेट में जो जाने माने चेहरे हैं, कोई है तो मैं गुरुजी को बोल दूंगी हाँ जी मैं मिल आई। संगत जी ऐसा तो कोई मिला नहीं। और जब मैंने हरमिंदर साहब में पैर, अपना राइट पैर आगे किया अंदर जाने के लिए, वहां पे जो शब्द चल रहा था वो 1 मिनट को रुका और गुरुजी के कभी कभी बजता था उन दिनों, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, वो कभी कभी बजता था। और वो उस टाइम पे पाठी जी ने 2 लाइनें वो गाई और पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरी आंखों से पानी बहे और माथा टेका मैंने, सब किया और मेरे को 1 सेकंड को ऐसे लगा कि जैसे जितने वहां पे लोग हरमिंदर साहब आए हुए हैं वो सारी संगत है गुरुजी की। एक ऐसी फीलिंग वो गुरुजी ने ही दी। माथा टेका, हरमिंदर साहब अमृतसर 2 दिन रही, वापस आई। जब गुरुजी के गई तो गुरुजी माथा टेकते ही गुरुजी ने पूछा की देखे अमृतसर मेरी मैं क्या गुरुजी उत्थे भी तुसी सी। कहने तो फिर मैं तेन कहता रहा सी तू की करना है उत्थे जाके, चल बह जा। पर फिर वो पर्दा इस तरह से डालते थे कि फिर दिमाग से निकल जाता था कि यही नानक है, यही शिव है, यही ये गुरुजी ही पर्दा डालते थे कि थोड़ा समझाते थे फिर हटा देते थे। शायद वो इसलिए कि आगे चल के हमें समझ आए कि किस तरह से अ, हमें रब मिले, किस तरह से हमें रब मिले। एक मेरा सत्संग है जिसमें मेरे सत्संग तो बहुत सारे हैं, पता नहीं टाइम भी कितना हो रहा है, लेकिन मैं सुनाती हूँ कि मैंने ऑफिस में इंटरव्यू दे रखी थी असिस्टेंट मैनेजर की। हिम्मत तो गुरुजी से कुछ मांगने की ऐसे होती नहीं थी, पर माथा एक दिन एम्पायर स्टेट गई, माथा टेका और मैंने बस जल्दी से गुरुजी को कह दिया, मैं क्या गुरुजी मैं असिस्टेंट मैनेजर दी इंटरव्यू दी है। गुरुजी चुप रहे, कुछ बोले नहीं। अगले दिन जब मैं गई तो गुरुजी कहते हैं ओ की होया तेरी इंटरव्यू दा। मैं क्या गुरुजी फर्स्ट राउंड था, ठीक हो गया। मेरे को बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा इसका मतलब हो जाएगा कि गुरुजी को याद है कि मैंने इंटरव्यू दी, बोला इनको। फिर एक दिन छोड़ के मैं गई तो कहते हैं कि की होया फिर इंटरव्यू दा। मैं क्या गुरुजी मेरा सेकंड राउंड भी हो गया है, हुन सिर्फ 1 राउंड और है। संगत जी थर्ड राउंड जब मेरा हुआ तो मेरा वो कुछ ऑफिस में जो भी हुआ होगा फॉर व्हाटएवर रीजन मेरा नहीं हुआ। ते मैं गई, खैर बड़ी उदास सी और मेरे दिमाग में आया कि मैं इतना गुरुजी को पूछ रही थी लेकिन कुछ हुआ तो है नहीं, मतलब गुरुजी ने भी कुछ नहीं किया। मैं ऐसे ही सोच सोच बैठी कि गुरुजी करेंगे। मैंने माथा टेका तो गुरुजी कहते की होया? मैं कहा गुरुजी मेरा तो नहीं होया, ईमेल आ गई सी ਉਹਦੇ ਚ मेरा नहीं होया। कहंदे वो तो तू तो जनरल मैनेजर बनना है। मेरे को लगा गुरुजी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन जनरल मैनेजर की है भी नहीं। बात आई गई होगी संगत जी। हैदराबाद जब गुरुजी के चलाने के बाद 2007 अक्टूबर में जब मैं हैदराबाद वापस गई थी, गुरुजी मई में गए, उसके बाद 2 महीने 3 महीने और रही और उसके बाद वापस चली गई रिजाइन करके। तो जब मैं वापस गई तो वहां पे जाके मेरी मेरी एक स्टूडेंट की मदर ने मेरे को अप्रोच किया कि उनकी कंपनी में ट्रेनर की जरूरत है और मैं ट्रेनर ही थी कि मैं अगर ज्वाइन कर सकती हूँ उनकी कंपनी। मैंने उनकी कंपनी ज्वाइन करी और संजय जी आप विश्वास करेंगे वहां मैं जनरल मैनेजर एचआर बनी।
6 साल बाद बनी, लेकिन बनी। और गुरुजी की कोई बोली हुई बात गलत हो ही नहीं सकती। ये विश्वास धीरे-धीरे बढ़ता चला गया, क्योंकि मैंने कोई अपग्रेड नहीं की अपनी नॉलेज, बस वो सीख-सीख के ही बनती। मीटिंग में कुछ बोलती थी, कई बार लगता था ये मैंने कैसे बोल दिया? शायद गुरुजी ही बुलवाते थे। उनकी कही हुई बात तो गलत हो ही नहीं सकती। एक बार मेरे को बोले, जब मैंने माथा टेका उन्हें, मुझे बोले कि सहेली ले आ। मैंने मन में सोचा कि कौन-सी सहेली? अब हिम्मत तो थी नहीं पूछने की कि कौन-सी सहेली लानी है। खैर मैंने कहा पता नहीं भूल जाएँगे। अगले दिन माथा टेका, फिर वही कहते हैं, फ्राइडे का दिन था, तो माथा टेका मैंने, सहेली ले आ। मैं क्या, मैं केड़ी सहेली ले आवां, मैनू समझ भी ना आवे। तो मैंने फिर ऑफिस में बोला, मेरे ऑफिस में जानते थे, क्योंकि कोई पार्टी होती थी कुछ, और मैं कहती थी मैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मैं एम्पायर, मेरे को अपने गुरुजी के जाना होता है, मैं, मेरे एक गुरुजी हैं, मैं वहाँ जाती हूँ। तो हर कोई कहता भी था कहाँ जाती है, पता नहीं कौन से गुरुजी का। तो मैंने कहा, मैंने एक दो फ्रेंड से पूछा कि भई चलोगे? तो किसी ने इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं। अब एक मेरी कमर में दर्द हो रही थी और मैं बैठी हुई थी, तो मेरी एक फ्रेंड जो मुझे बहन मानती है, वो आई, उसने ऐसे ही कमर पे मेरे कि आपको कमर में दर्द है? मैंने कहा तुझे कैसे पता? हाँ, मेरे को दर्द है कमर में। तो कहती है नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको। और मेरे दिमाग में एकदम आया, संगत जी, उस टाइम तो मुझे यही लगा कि ये मुर्गा सही फँसा। मेरे दिमाग में जो आया संगत जी, मैं वही बोल रही हूँ, बिकॉज़ ये गुरुजी का सत्संग है और इसमें सच ही बोलना है। मैंने कहा ये चलेगी, ये चल पड़ेगी, ये प्यार से बात कर रही है, मुझे बहन भी मानती है। मैंने कहा नैन्सी, मेरी एक गुरुजी हैं एम्पायर स्टेट में, तो वुड यू लाइक टू कम विद मी फॉर हिज दर्शन? देयर इज़ लवली लंगर प्रसाद। क्योंकि वो सिखनी, तो मैंने कहा ये शायद चल देगी, तो सिख लंगर लंगर बोलूँगी तो। एंड उसने एकदम बोला हाँ, हाँ मैं चलांगी। ते संगत जी 2007 लोहड़ी का दिन था जब वो गई। मैंने उसको बड़े तड़ी मार के बोला था, मुझे तो कभी-कभी गुरुजी लेट भी बिठाते हैं, तो अगर बाय चांस बिठा लिया तो मैं तेरे को ले तो जाऊँगी, पर तुझे वापस जाने का अरेंजमेंट अपना खुद ही करना होगा। तो कहती कि हाँ, मैं चली जाऊँगी, वो द्वारका में रहती थी। अ, संगत जी उस दिन मैं बड़ी उससे गई कि मैं आज गुरुजी को ना बोलूँगी सहेली ले आई हूँ, और एक आध मेरी छो लिस्ट में जैसे एक आध होता है कि काम पूछ लूँगी मैं गुरुजी से ना, इस बहाने, क्योंकि आज तो मैं ले जा रही हूँ सहेली। बड़ी खुश-खुश मैं गई। संगत जी आप बिलीव करेंगे, माथा टेका, गुरुजी ने मुझे कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। वो हाथ से इशारा करते थे, इशारा कर दिया उस जाने का कि उस तरफ बैठ जाओ, ऐसे इशारा। हिम्मत तो होती नहीं थी कि एक बार इशारा हो गया तो कुछ बोल सकें, तो मैं चली गई और मैंने कहा अब इनको कैसे बताऊँ, ये जो पीछे है ये मेरी सहेली है जिसको मैं लाई हूँ। उसने माथा टेका, उससे बात करने लग गए। मैंने कहा पर बात तो उससे कर रहे हैं, और उसने भी बताया नहीं कि भई ये लाइए, ये, क्योंकि उसकी अपनी जर्नी शुरू हो चुकी थी उनके साथ। तो मैंने कहा मेरे दिमाग में सारा टाइम ये कि मैं गुरुजी को कैसे बताऊँ? लंगर हुआ, मैंने कहा गुरुजी मुझे तो ज़रूर बिठाएँगे, बोलेंगे बैठने को। मैं लंगर के बाद माथा टेकने गई, ये सोच के बोलूँ कि इसको मैं लाई हूँ, वो जो उधर बैठी है ना उसको मैं लाई हूँ। मैंने कहा ये बोल के फिर गुरुजी ज़रूर मुझे लेट बिठा लेंगे कि भई ले आइए सहेली नू, है ना? तो जैसे ही मैंने माथा टेका तो मुझे तो उन्होंने आज्ञा दे दी, और पीछे मेरी सहेली भी आई, मुझे कहते हैं, "ए बड़ी चंगी कुड़ी है।" ते मेरे को आज्ञा दे दी और उसको भी आज्ञा दे दी, तो अब आज्ञा दे दी तो मैंने जाना ही था। अब गाड़ी में मेरे को लगे कि ये तो मेरे को आज आगे उल्टा बैठने को भी नहीं मिला, मेरा मेरा एक आध मैं कुछ पूछ लेती। नैन्सी की वजह से मैं वापस भी जा रही हूँ, पर अब मैंने कहा नाउ आई कैन ड्रॉप यू एट द्वारका, क्योंकि आज तो मेरे को मिल गया आज्ञा। अब वो तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध थी, वो कैलिफ़ोर्निया में रहती है, एंड वो मंत्रमुग्ध सी थी बिल्कुल। उस दिन हमें लोहड़ी का प्रसाद भी मिला था, वो छोटे-छोटे पैकेट थे। गुरुजी एक हाथ से प्रसाद देते थे, हमारे हाथ में इतना सारा आ जाता था। मुझे लगा 2-3 पैकेट आ रहे, 5-6 पैकेट्स हाथ में थे। उसमें फुलियाँ और इलायची दाना, वो जो छोटा-छोटा गोल-गोल व्हाइट-व्हाइट सा होता है, बताशा, मूँगफली ऐसे मिक्स था।
पैकेट्स छोटे-छोटे बने हुए थे। तो हम गए, उसको भी मिला, हम रास्ते में वो चुपचाप, वो बिल्कुल जैसे मैं पहली बार हो गई थी, बिल्कुल वो, अब वो अपने घर उतरी रात को करीब ऑलमोस्ट, जब तक हम द्वारका पहुँचे शायद 11 साढ़े 11 हो गए होंगे, अंधेरा बहुत था, जनवरी का महीना था। उसने मेरे को पता नहीं क्या बोला कि लेफ्ट चले जाना, राइट चले जाना और आगे मिल जाएगा आपको रास्ता। द्वारका मैं पहली बार गई थी। अब मैं चल तो पड़ी पर अंधेरा इतना, मुझे रास्ता ना समझ आए। मैंने मन में बस इतना ही सोचा, मैंने कहा ये अच्छा हुआ गुरुजी का मेरे को रास्ता भी नहीं समझ आ रहा, द्वारका आ गई हूँ सहेली के चक्कर में। इतने में संगत जी एक पुलिस की गाड़ी मेरे आगे आई और चली। मैंने सोचा चलो ये पुलिस की गाड़ी है, मैं उसके पीछे-पीछे हो गई। वो आगे-आगे गई। उस पुलिस की गाड़ी के पीछे-पीछे मैं चलती रही और उसने मुझे एक ऐसे उस रास्ते पे मैं उसके पीछे चलते-चलते पहुँच गई, जहाँ से मुझे अपने घर का रास्ता समझ आ गया। मैं घर पहुँच गई और जब फॉलोइंग डे जब गुरुजी के गई, जब नेक्स्ट गई, तो गुरुजी मेरे को कहते हैं कि मिल गया सी फिर रास्ता? वो भी मैंने बाद में रिलेट किया संगत जी, क्योंकि दिमाग से भी निकल जाता था कि भाई हाँ, मैं रास्ता ढूँढ रही थी, ऐसे ख़्याल भी नहीं रहता था। बाद में कि गुरुजी को कैसे पता था कि रास्ता मिल गया था और ऐसे पुलिस वाले के आगे, पर गुरुजी तो रब, हमें जब अगर समझ आ जाते तो हमें समझ आता ना कि गुरुजी तो रब हैं। इस तरह की चीज़ें, इस तरीके का सत्संग, अब मेरे हस्बैंड को उन्होंने बोला पैर दबाने के लिए, एक बार संगत में से उठाया था कि आके पैर दबा, पैर दबाए उन्होंने, पैर दबा रहे थे तो उनसे कहते हैं तेरा ट्रांसफर दिल्ली नहीं हो सकता। उ मेरे हस्बैंड तो गढ़वाल के, उनको बिल्कुल ही ना पंजाबी समझ आए, तो पास में जो संगत बैठी थी उन्होंने बोला कि वो पूछ रहे हैं आपका ट्रांसफर नहीं हो सकता? तो बोले नहीं, मेरा उधर प्रमोशन होना है। तो कहते कि कौन है तेरा बॉस? उन्होंने अपने बॉस का नाम बताया। फिर गुरुजी देखते रहे और पैर मेरे हस्बैंड दबा रहे थे। फिर गुरुजी उनको कहते हैं, थोड़ी देर बाद कहते हैं चल ठीक है, इसता मेरी तरफ, मैं लाइन में शायद, जैसे गुरुजी की गद्दी के सामने जो बीच में कारपेट होता था जहाँ से हम चलते थे और माथा टेकते थे, उसके साइड से फिर हम बैठना शुरू होते थे। मैं शायद चौथी लाइन पे बैठी थी, तो मेरी तरफ इशारा करके कहते हैं कि इसका ख्याल रखा कर ते इसनु घुमाया कर। ते मेरा रब सबका ख्याल रखते हैं मेरे रब। और फिर मेरे हस्बैंड आके पास में बैठे तो मेरी तरफ इशारा करके गुरुजी कहते हैं इधर हाथ सूंघ। तो मैंने अपने हस्बैंड का हाथ सूंघा तो उसमें इतनी फ्रेग्रेंस थी, और वो संगत जी 3 दिन तक रही। वो नहाए, नहाना, हाथ धोना सब चलता रहा, लेकिन फ्रेग्रेंस 3 दिन तक रही। और बने मेरे हस्बैंड, उन्होंने, गुरुजी ने ये भी बोला था, मैं भूल गई बताना, उन्होंने जब कहा था कि इसका ख्याल रखे कर, इसने घुमाया कर तेरा कल्याण किता, ये भी बोला था। और आप देखिए संगत जी वो डायरेक्टर बने एटॉमिक एनर्जी के, उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, वो सब हुआ, पर अभी रिसेंटली उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ। वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, नर्सेस की केयर में हैं, पर गुरुजी ने जो कल्याण किता कहा है ना, वो ही जानते हैं। मैं, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि किस तरह का ध्यान उनका रखा हुआ है, किस तरह से वो जैसी कंडीशन में हैं उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम गुरुजी से जुड़ गए हैं तो इसका मतलब कि हमारे ऊपर परेशानी नहीं आएगी, हमें दुःख नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। सब होगा, लेकिन हमें बस जो विश्वास गुरुजी सिखाते हैं कि इन पे विश्वास करके रहो, तो जो स्ट्रेंथ, शायद आज मैं, मेरे हस्बैंड ब्रेन स्ट्रोक से हॉस्पिटल में, पर मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे वो स्ट्रेंथ गुरुजी ने दी हुई है। मैं उनका ख्याल रख पा रही हूँ, जो भी ज़रूरत है वो कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे रब ने वो स्ट्रेंथ दी है। हमें वो जो स्ट्रेंथ देते हैं, हम हम सब ये इस दुनिया में आए हैं तो दुःख तो भोगने हैं, लेकिन स्ट्रेंथ अगर ना हो हमारे में तो हम ये दुःख नहीं भोग सकते। ये स्ट्रेंथ वो देते हैं, और ये स्ट्रेंथ नहीं मिल सकती अगर ये हमारे हमारे साथ ना हो। बहुत सारे सत्संग हैं। मेरी मम्मी तो कोरियर आंटी हैं, उनके लिए भी पीछे पड़े थे मेरे कि मम्मी ने बुला, मम्मी ने बुला। वो मम्मी के कोरियर आंटी वाले सत्संग में उन्होंने सब बताया है। मम्मी आए थे,
गुरुजी नाराज भी हुए थे कि उन्होंने कोरियर क्यों किया। पर उसके बाद संगत जी मेरे मम्मी के ऑपरेशंस, उनके 10 बोन्स हिप में टूट ब्रेक हुई थी। उसके बाद उनका गॉल ब्लैडर का हुआ, नी रिप्लेसमेंट हुआ, ब्रेन ट्यूमर हुआ, थायराइड कैंसर हुआ उन्हें, लेग में ट्यूमर हुआ, सब सब हर हर ऑपरेशन टेबल पे मम्मी कहते उन्हें गुरुजी दिखे, सर्जन के रूप में हर जगह उन्हें गुरुजी दिखे। गुरुजी बुला बुला के ब्लेस करते थे। हमें नहीं समझ आती थी कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमारा रब हमें मिला है। एक बार गुरुजी पिंक चोले में बैठे थे, मैंने ऐसे ही प्यार से बोल दिया उन्हें, गुरुजी आज तुसी बड़े सोहने लग रहे हो, बहुत सुंदर। उनका है पिंक चोले में स्वरूप, बेबी पिंक चोले वाला, उसमें वो इतने सुंदर लग रहे थे। तो जो पास संगत बैठी थी उसको देख के मुस्कुरा के कहते, देख की कह रही है। गुरुजी की मौज होती थी, कभी कभी इतने खुश, मजाक भी कर लेते थे, कभी कभी चुप बैठते थे, कभी कभी गुस्सा भी देखा है उनका। वैसाखी मेरे को बोला था 2007 के लिए, वैसाखी ते वड्डे मंदिर आई संगत जी। वैसाखी ते जदों मैं वड्डे मंदिर गई सी 2007 दी वैसाखी ते, उस दिन मैंने पहली बार गुरुजी की आरती होते हुए देखा था। और मैंने सोचा था कि गुरुजी आरती क्यों करा रहे हैं अपनी, ऐसे नहीं करना चाहिए शिव की, ऐसे आरती तो ये ठीक बात नहीं है, ऐसे मेरे मन में आया था। उसका भी जवाब गुरुजी ने मुझे दिया था जब मैं फिर एम्पायर स्टेट गई थी बाद में, कि आरती च की होंदा है, रब दी वडियाई। ते मतलब बस उतना बोल के वो चुप हो गए थे। वो दिमाग कैसे लगता था पता नहीं कैसे दिमाग पर, वो तो रब हैं तो दिमाग पर, इनोसेंट दिमाग को वो समझाते थे कि गलत ना सोचो। एक बार तो एक आंटी आए थे, इतना लंगड़ाते हुए आए थे, मैं बैठी थी एम्पायर स्टेट में और मैं ध्यान से देख रही थी कि इतना बुजुर्ग आंटी है लंगड़ाते हुए, आज गुरुजी इनके साथ कोई चमत्कार करेंगे। मैं ध्यान से देखने में लगी हुई थी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने माथा टेका, पर गुरुजी ने उनकी तरफ नहीं देखा। वो गुरुजी का अपना ठीक करने का अपना तरीका होता था, उनकी तरफ देखा नहीं। और मेरे मन में वहां बैठे बैठे आया कि इतना लंगड़ाते हुए ये आंटी आए और गुरुजी ने देखा भी नहीं। कहीं गुरुजी ऐसे, हम मैं भी रोज आती हूँ, गुरुजी ने तो ध्यान भी नहीं दिया इतनी तकलीफ में भी, तो कहीं गुरुजी ऐसे गलत फ्रॉड तो नहीं है कुछ, ये ऐसे दिमाग में मेरे आया। और मैं गुरुजी को ही देख रही थी संगत जी, आप मानेंगे उसी टाइम गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और उंगली से ऐसे, एक उंगली से अपनी राइट हैंड की उंगली से मुझे ना की तरह इशारा किया, उंगली ऐसे हिलाई जैसे ना करते हैं, कि ऐसा मत सोच, इस टाइप से। और मैं एकदम डर गई, मैंने आंखें बंद कर ली एकदम से, कि जैसे इनको थोड़ी पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। और फिर ना आंख खोल के अपने पास वाली संगत को मैंने देखना शुरू किया, जैसे इनको कुछ बोला होगा, इनको थोड़ी पता है मैंने मन में क्या सोचा। ये तो अब लगता है ना कि इन्हें तो सभी कुछ पता था कि कि, कि मैंने क्या सोचा होगा। और भी बहुत सत्संग है। एक बार मंडे का दिन था, बहुत उदास थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, एम्पायर स्टेट तो खुला नहीं होगा। गुड़गांव वाले शिव जी, बहुत बड़े वाले जो शिव जी हैं, वहां चली गई। वहां पे मैंने जल चढ़ाया और जाके वो शिव जी के उधर ऊपर सीढ़ियां चढ़ के बैठ गई, उनके वहां नंदी जहाँ पे उधर बैठ गई। और सोचने लग गई कि आज एम्पायर स्टेट खुला होता तो गुरुजी के चले जाती। और उस दिन ना वो जटाओं से फाउंटेन जैसा पीछे की तरफ शिव जी के ऐसे निकल रहा था। संजय जी मैंने इतना ही सोचा कि अगर खुला होता आज बड़ा एम्पायर स्टेट तो मैं चली जाती। इतने में पता नहीं कैसी हवा आई, क्या हुआ कि वो पानी आगे को पूरा आया और पूरा मैं भीग गई। और लोग भी थे, सब आए कि अरे जल पानी इधर हो गया, पानी इधर हो गया, शिव का पानी इधर हो गया। सबने हाथ अपने ऊपर लिया, ऐसे अपने ऊपर छिड़का। मेरा मैं भी रो रही थी, शायद किसी उदास सी बैठी थी तो रो रही थी। वो रोना वोना तो एक तरफ हो गया, वो पानी की तरफ नजर चला गया। बड़ा सब सब हंस रहे थे, मेरा भी। और फिर जब मैं थर्सडे को गुरुजी के गई, माथा टेका और गुरुजी कहते हैं फिर हो गई सी उदासी दूर। उस टाइम रिले भूल गई थी मैं कि मंडे को ऐसा हुआ था, ध्यान ही नहीं था, रिलेट भी नहीं हुआ कि कौन सी उदासी की बात कर रहे हैं गुरुजी।
पर गुरुजी तो गुरुजी हैं, उन्हें तो सब पता था। एक बार पुलिस की गाड़ी ने मुझे रोका था, एम्पायर स्टेट मैंने जाना था। रात थोड़ा लेट हो गई थी मैं, उस दिन 8 बज गए थे, फॉग उतर आई थी, दिसंबर का महीना रहा होगा, और उन्होंने रोक लिया, मैं रॉन्ग लेन में आ गई। तो मेरी शीशे पे हाथ मार के बोला कि भाई मैडम जी किधर से आ रहे हो? मैंने कहा मैं ऑफिस से आ रही हूँ, आईडी कार्ड दिखाओ। मैंने दिखाया और मेरे कार में शब्द बज रहे थे। तो दूसरा वाला कहते वो मैडम जी दी कार में शब्द बज रहे, जान देना। उन्होंने बोला किधर जाना है आपने? मैं क्या, मेरे को महिपालपुर की तरफ जाना है। उन्होंने मुझे रास्ता ठीक से बताया और मैं निकली, और पता नहीं वहां से ऐसा निकली कि सीधा उस रोड पे निकली, समझ आ गया कि किस तरह से जाना, और एम्पायर स्टेट पहुंची। लेट हो गई थी, दुविधा में थी जाऊं नहीं जाऊं, पर चली गई। और गई तो मेरे को माथा टेक के, मेरे को नीचे बैठने को जगह नहीं मिली, मैं ऊपर चली गई। ऊपर बैठने को सेवादार ने कहा ऊपर चले जाओ। ऊपर बैठी तो मैंने कहा बेकार ही आई, इतनी दूर आई हूँ, लेट भी हो गया है, फॉग भी बढ़ जाएगी, मैं फटाफट लंगर करके जाती हूँ। गुरुजी के भी पास बैठने को, उधर नीचे दिख भी नहीं रहे गुरुजी। लंगर आया, लंगर किया और माथा टेक के मैंने कहा अब जाती हूँ। जब माथा टेका, गुरुजी कहते हैं ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਅੰਕ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ दूर बैठिया नु ब्लेसिंग। मेरे को समझ ही नहीं आया कि कैसे गुरुजी मतलब क्यों ये बोले फिर। और मेरे को कहते कि तेरी मीटिंगा बड़ी लेट होंदी है। मैं क्या हाँ जी गुरुजी लेट हो जानी आ। कहते चल हुण नहीं होएगी। और संगत जी आप माने उसके बाद मेरी कभी मीटिंग्स लेट नहीं हुई, हमेशा टाइम पे मेरी मीटिंग्स हुई। ये हमारे गुरुजी हैं। बस ये है कि 20 मई की बात है, जब मुझे सिंगापुर मलेशिया जाना था, शायद 19 के आसपास मेरे आखिरी दर्शन हुए गुरुजी के। मैं और मेरा बेटा वहां गए सिंगापुर मलेशिया। गुरुजी को जब भी मैं जाती थी हैदराबाद कहीं जाती थी, मैं बोल के जाती थी कि गुरुजी मैं इधर जा रही हूँ। फिर पूछते थे कदों आएंगी, फिर मैं बोलती थी तो कहते थे चल हुआ। उस दिन मैंने बोला गुरुजी मैं असी सिंगापुर मलेशिया जा रहे हैं। कहते कदों आएंगी? मैं क्या गुरुजी आवांगी तो मैं 28 ਨੂੰ, पर इत्थे तो फिर 31 ਨੂੰ ही आवांगी थर्सडे। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, चुप, कुछ नहीं बोला। मुझे ये लगा कि जाना चाहिए कि नहीं, हो क्या नहीं बोला तो मतलब क्या ट्रिप ठीक नहीं रहेगा। गुरुजी के लिए तो नहीं सोच सकते थे ना कि शायद ट्रिप ठीक नहीं रहेगा या क्या होगा। बस वापिस आई। मेरी गुड़गांव में एक फ्रेंड थी, हम डीएलएफ क्लब में इकट्ठे जिम वगैरह जाते थे। जब वापिस आई उसका फोन आया गुरुजी चले गए, दर्शन करने हैं तो बड़े मंदिर में अभी है, फिर उनके राइट्स हो जाएंगे। दर्शन जो उनके किए मैंने सिंगापुर चाहते हुए नहीं सोचा ऐसे दर्शन होंगे। मम्मी को फोन पे बताया गुरुजी चले गए, मम्मी ने डांटा आगे ऐसे नहीं बोलते गुरु के लिए, क्या बोल रही है तू बेकार की बातें। पर उस दिन मैंने गुरुजी के जब ले जा रहे थे, मैंने ऐसे हल्का सा हाथ ऐसे किया था जब सीढ़ियों से, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गुरुजी का हाथ मेरे हाथ में जैसे आया हो, ऐसे महसूस हुआ। और वो शब्द मेरे कान में, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, फिर बजाए ऐसे ही मेरे कान में इतनी जोर से। और वो शब्द आज भी बस मेरा सतगुर ही मेरे नाल है। उन्होंने पहले दिन से ये बता दिया था कि वो ही साथ है। उसके बाद गुरुजी से, जैसे गुरुजी के चलाने के बाद ऐसा हो गया जैसे ऐसे कैसे गुरुजी जा सकते हो, तो जा ही नहीं सकते, वो कैसे जा सकते। फेथ ही उन पे से हटने सा लग गया, ट्रस्ट टूटने लग गया, बहुत अजीब इमोशंस हुए। ऐसा लगा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, फिर ये इसका मतलब सच नहीं था, सब सब झूठ था। और फिर एक बार मेरे हस्बैंड आए तो हुआ कि बड़े मंदिर दर्शन कराते हैं, मेरा मन भी नहीं था जाने का। मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड और मैं गए, हमने दर्शन के लिए। तो मैंने बोला आप लोग अंदर देखना, कराना जाके। उन दिनों लोग भी ज्यादा वहां नहीं होते थे, खाली भाटी माइंस की तरफ से रास्ता भी अकेला अकेला सा था। तो मैंने कहा मैं बाहर बैठूंगी, मैं नहीं जाऊंगी दर्शन करने। मेरा मन बहुत खराब हो गया था। तो हम पीछे की साइड से आए, वो झूला जहाँ है वहां से, हमें नहीं पता था वहां से कैसे, सामने एक कमरा है, वहां से एक आंटी आई बाहर,
और कहती हैं आ जाओ आरती कर लेते हैं, शायद शाम के 7, साढ़े 7, सवा 7 थे ये। कहती हैं आ जाओ आरती कर लेते हैं, और वो हमें अंदर कमरे में ले गई। वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े थे, वो हारमोनियम पे बैठ गई। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, एक शिव जी की मूर्ति भी थी, और वो उन्होंने एक आरती हमसे गवाई, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा और वो आंटी। और वो कहने लगी कि ये मैंने गुरुजी के साथ लिखी थी। तो मैंने उनके पास एक पेपर था, मैंने कहा गाई गाई वो गाती गई, हम उनके पीछे गाए। और मैंने मैंने उनसे बोला, मैंने कहा ये पेपर आप मुझे दे देंगी तो फिर मैं कभी गाया करूँगी। उन्होंने थोड़ा सोचा और वो पेपर मुझे दे दिया, और वो आज भी है मेरे पास वो पेपर। उसके बाद हमने सोचा कि हम बाहर निकल मैंने उनसे बोला कि आपको अगर यहाँ मिलना हो तो कहाँ? कहते मैं यहीं रहती हूँ, पूछ लेना किसी से भी, आ जाओ, पूछ लेना। मैंने कहा क्या नाम? उन्होंने नाम तो बताया नहीं था। तो मैंने नेक्स्ट डे हम फिर बड़ा मंदिर गए, मैंने एक को पूछा तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, जो वहाँ पे थे सेवादार या जो कहते नहीं ऐसा नहीं, पता नहीं। अब मुझे नहीं पता कि ये क्या हमारे साथ किस्सा हुआ। गुरुजी ने किस तरह से फिर वो बताने की कोशिश की कि वो हैं, वो आज भी हैं। इस तरह से हमारी जर्नी, बहुत सारे और होंगे सत्संग जो अभी मुझे गुरुजी ने ख्याल नहीं दिया होगा, लेकिन एक ये बहुत बड़ा मेरा सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे ये बोला था 2007 में, कभी मार्च अप्रैल की बात है, उन्होंने मेरे से मेरा फ़ोन नंबर लिया था और साइड से ऐसे लिखते थे, वो टेढ़ा-सा ऐसे देख के दीवार के साथ बैठे थे। उन्होंने नंबर लिया तो मैंने उनसे पूछा था, गुरुजी तुसी मैनू कॉल करोगे? कहने हाँ। पर उनका उनका तो चलाना हो गया, उनका कॉल कभी नहीं आया मेरे पास, कभी नहीं आया। और ये जब कुणाल जी का मैसेज आया और फिर कुणाल जी से फ़ोन पे बात हुई, बड़े मंदिर पे सत्संग शेयरिंग करनी, मैं कभी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं करती हूँ, बड़े मंदिर की और बात है, वो तो गुरुजी की थाह है। मुझे ऐसा लगा जैसे वो जो फ़ोन नंबर गुरुजी ने लिया था, आज वो गुरुजी ने पूरा कर दिया, वो कॉल आ गया। इसीलिए गुरुजी का कोई कोइंसिडेंस नहीं है। गुरुजी ही सब कुछ है, वो सब जानते हैं, वो सब कर सकते हैं। वो आज भी कई जगहों पे मुझे अपने होने का एहसास दिलाते हैं, और वो हैं। बस सब संगत से अरदास है कि अपना इंडिविजुअल कनेक्शन बना के रखो गुरुजी को। और मेरे माँ-बाप का मेरे को बहुत-बहुत शुक्राना है। छोटी थी, बहुत अमीर माँ-बाप अपने फ्रेंड्स के कभी देखती थी, हम लोग सिंपल कर्ज़न रोड अपार्टमेंट में रहते थे। फ्लैट मिला हुआ था डैडी को, और मैं जब अपनी फ्रेंड्स के रिचर पेरेंट्स को देखती थी, मैं सोचती थी हाय मैं उधर पैदा हो जाती, तो कितना अच्छा होता, मेरे पेरेंट्स भी, मैं भी रिच होती। और अब समझ आता है कि मेरे माँ-बाप ने तो मुझे रब मिला दिया, इससे बड़ा कुछ नहीं है, इससे बड़ी जायदाद कुछ नहीं है, बस यही एक जायदाद है। शुक्राना मेरे माँ-बाप का भी जिन्होंने मुझे रब मिलाया, शुक्राना आप सबका जिन्होंने सब सुना।